ये सब भी शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले खबर खेल के मैदान से। फॉर्मेट बदलते ही पाकिस्तानी टीम में नई जान आ गई। जख्मी शाहीनों ने पहले T20 में इंग्लैंड को धूल चटा दी। नॉटिंघम में खेले गए पहले मैच में टीम पाकिस्तान ने T20 फॉर्मेट में तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बना डाला। कप्तान बाबर आजम ने 85 और मोहम्मद रिजवान ने 63 रन की धुआंधार इनिंग्स से मुज़य्यन 233 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 201 रन बना सकी। शाहीन शाह आफरीदी और शादाब खान ने 3-3 शिकार किए। मैन ऑफ द मैच पाकिस्तानी स्पीड स्टार शाहीन शाह आफरीदी की ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, विकेट बॉलर्स के लिए आसान नहीं थी। कोचिंग स्टाफ ने हमें बुरे वक्तों में सपोर्ट किया। जीत के लिए हमेशा बतौर टीम परफॉर्म करना होगा। जब टीम हारती है तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। पहले T20 में बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहरा करके फतह हासिल की। अच्छा स्टार्ट करके बतौर टीम काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इंग्लिश गेंदबाजों के लिए ड्रॉना ख्वाब साबित हुए। तूफानी बैटिंग की 150 रन की ओपनिंग शराकत कायम की। बाबर आजम ने 49 गेंदों पर 85 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। 3 छक्के और 8 चौके लगाए। रिजवान ने भी 1 छक्के और 8 चौकों की मदद से 63 रन की इनिंग्स खेली। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने रवा बरस शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप्स का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखा गया है। रिवायती हरीफों के दरमियान हाई वोल्टेज टाकरा भी कंफर्म हो गया है। मेगा इवेंट का आगाज 17 अक्टूबर से मुत्तहदा अरब अमारात और ओमान में होगा। और अब बात करेंगे कोरोना की। मुल्क में कोरोना वबा फिर जोर पकड़ गई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 39 अमवात 2783 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 5.65% की सतह पर पहुंच गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 49,247 टेस्ट किए गए। और अगर कराची की बात करें तो कराची में कोरोना तेजी से फैलने लगा। केसेस की शरह 20% हो गई। सिंध में कोरोना डेल्टा वेरिएंट के 65 मरीज सामने आ गए। मुजफ्फराबाद में मुस्बत केसेस की शरह 21%, गिलगित में शरह 22% रही। कराची में हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। कराची में खतरे की घंटी। कोरोना केसेस की शरह 20.4% तक पहुंच गई। सिंध में कोरोना डेल्टा वेरिएंट के 65 मरीज सामने आ गए। सूबाई दारुल हुकूमत कराची में सूरत हाल खतरनाक हो गई। शहर में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद नया अस्पताल मुकम्मल भर चुका। 150 बेड के अस्पताल के ICU और HDU में अब जगह नहीं रही। एक्सपो सेंटर कराची में 110 मरीज जेर इलाज हैं। हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए कराची के इलाके कोरंगी के 3 UCs जमान टाउन, भटाई कॉलोनी और नासिर कॉलोनी में 26 जुलाई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। सिंध भर में कोरोना के मजीद 1466 मरीज सामने आए, जबकि 25 अफराद जान की बाजी हार गए। 836 अफराद अस्पतालों में जेर इलाज हैं। 777 मरीजों की हालत तशवीशनाक और 59 वेंटिलेटर्स पर हैं। मुजफ्फराबाद में 21, गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 22% रही। पंजाब में गुजरावाला के हाई रिस्क एरियाज में 24 जुलाई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। पेशावर के 3 इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन वाले इलाकों में मजहबी, सियासी और सकाफती इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। और इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राना जव्वाद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, कितना खतरनाक है ये डेल्टा वेरिएंट और इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं? जी अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया। जी केसेस आज जो NCOC ने रिपोर्ट किए हैं वो तकरीबन 3000 के करीब केसेस किए हैं और टेस्ट भी को तकरीबन 47 या 48 हज़ार के बढ़ाएंगे तो हमें ज़्यादा केसेस मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और डेल्टा वेरिएंट का ख़तरा यही है कि ये बड़ी आसानी के साथ जो पिछले वेरिएंट से उनसे 200% तक ज़्यादा आसानी के साथ एक इंसान से दूसरे इंसान को लग जाता है। इसका मतलब है कि उनका जो आपस में इनकाउंटर है या उनकी मुलाकात है वो मुख्तसर भी हो, मिनट के अंदर। बाज़ जगह पे हमें ये रिपोर्ट मिली है कि 1 मिनट से कम अरसे के अंदर भी ये एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ जंप करता है। तो हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल है इस वक्त। और जिन ममालिक के अंदर हमने इसका देखा है, ये जो करंट सर्च जारी है या नंबर ऊपर जा रहे हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाते हैं। तो हमारे लिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। हमें मास्क और सोशल डिस्टेंस ज़रूर करनी चाहिए। ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां पे ज़्यादा लोग हों और इंडोर सेटिंग्स हों। बिल्कुल ऐसा ही है, SOPs का ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इस बात में कितनी सदाकत है कि जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं ये जो वेरिएंट है ये उन पर भी असरअंदाज हो रहा है और जिन्हें पहले कोरोना हो चुका है वो भी इफेक्ट हो रहे हैं इससे?
जी हाँ, ये उन लोगों पे अफेक्ट तो कर रहा है और कर सकता है, लेकिन उसका ये नहीं मतलब कि वैक्सीन्स बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं रहा। तो वैक्सीन लगवाना इंतहाई ज़रूरी है। आपकी अफादियत कम ज़रूर होती है, लेकिन आप 0% प्रोटेक्शन पे नहीं रहते। आप फिर भी 60, 70, 80% प्रोटेक्टेड होते हैं। हो सकता है आप 90% प्रोटेक्टेड ना रहें। तो इस वजह से बेशक उनकी अफादियत कम होती है, लेकिन वो फिर भी लोगों को बचा रही हैं और उन लोगों की ज़िंदगी बचा रही हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, इस वेरिएंट के जो सिम्टम्स हैं वो भी सेम है जो पिछले वेरिएंट्स के थे? जी हाँ, बिल्कुल वही सिम्टम्स हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। बाज़ लोग ज़्यादा इसमें रनिंग नोज़ या बहता हुआ जैसा ज़ुकाम होता है उसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज़ ये तमाम सिम्टम्स वही हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये कितना सिवियर है? क्या अगर कोई मरीज़ जो वैक्सीनेटेड नहीं है वो अगर इसमें मुब्तला हो जाता है तो क्या उसकी मौत का भी खदशा होता है? जी, जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनको तो बहुत खतरा है, और एनसीओसी ने जो अपना डेटा शो किया है उन्हें 7 गुना ज़्यादा खतरा है। लेकिन उसके साथ ऐसे लोग जिनको पहले बीमारी हो चुकी है उनको भी ये दोबारा इन्फेक्ट करता है। यानी कि अगर आपको खुदा नास्ता पहले हो चुकी है तो आप ये ना समझिए कि आप महफूज हैं और आपको दोबारा नहीं हो सकती। ये वेरिएंट उस डिफेंस को भी तोड़ता है। तो इस वजह से अगेन मैसेज सेम है कि जितनी जल्दी हो सके और जोन सी भी वैक्सीन आपको मिले उसको लगवा लीजिए। डॉक्टर साहब, ये बताएगा कि वैक्सीन कौन सी इस्तेमाल की गई भारत में इस वेरिएंट से लड़ने के लिए? आप नहीं समझते कि उस वैक्सीन के हवाले से रिसर्च होनी चाहिए कि पाकिस्तान में भी उस तरह की वैक्सीन को जो है वो इजाज़त दी जानी चाहिए कि इस्तेमाल हो सके? नहीं, देखिए जी, इंडिया ने तो बहुत अपना नुकसान किया है। उनकी तो जो केसेस थे वो 4 लाख से ऊपर रोजाना के आ रहे थे, तो और डेथ्स उनकी हजारों की तादाद में, रोजाना 4000 की तादाद तक भी आए हैं। तो और उस वक्त उनकी प्रॉब्लम यह था कि उनके मुल्क में वैक्सीन्स अवेलेबल तो थी, लेकिन आबादी के 1-2% को भी अभी तक पहुंच चुकी थी। और इंडिया भी पाकिस्तान की तरह मुख्तलिफ वैक्सीन यूज़ कर रहा है, और एक उनकी अपनी बनाई हुई है, उसके साथ एस्ट्राजेनेका वो बना रहे हैं। इसके अलावा जो भी इंटरनेशनल भी हैं, तो ये इसी तरह जैसा पाकिस्तान में मुख्तलिफ वैक्सीन है उस तरह यूज़ कर रहे हैं। वैक्सीन में बार बार लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूं कि इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर है, कुछ ज़्यादा इफेक्टिव है, कुछ थोड़ी सी कम है, लेकिन तमाम आपको ख़तरे से बचाती हैं, तमाम आपको सीरियस बीमारी के ख़तरात से बचाती हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट लोगों के अंदर आ गया हुआ है कि हमने अच्छी वैक्सीन या यूरोपियन या अमेरिकन वैक्सीन के इंतज़ार में बैठा रहना है, तो उसकी उनके पास क्या गारंटी है कि उस वक्त तक उनको खुदा ना खास्ता कोरोना ना हो जाए। स्पेशली डेल्टा वेरिएंट, जिसके लिए, जिसका मैंने पहले बताया कि बड़ा छोटा इनकाउंटर चाहिए एक शख्स से दूसरे शख्स को ये बीमारी लगने का। तो आपको इस वक्त अवेलेबल है, पाकिस्तान में वैक्सीन काफ़ी बड़ी तादाद में अवेलेबल हैं, तो लोगों को अपना इनिशिएटिव लेकर, और स्पेशली उन लोगों को जो 50 साल से ऊपर हैं, पहली फुर्सत के अंदर अपनी वैक्सीनेशन करानी चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता उनको कोरोना होता है तो उनके अंदर शरह अमवात या सीरियस बीमारी की शरह बाकी तमाम एज ग्रुप से कई गुना ज़्यादा है। तो ये आपके अपने हैं, आपके बुजुर्ग हैं, तो उनको फोर्स कीजिए कि वो अपनी वैक्सीनेशन कराएं। और दूसरा, ये वैक्सीन तकरीबन सारी सेफ हैं, महफूज हैं, इनके हमें कोई बड़े साइड इफ़ेक्ट नहीं मिले। और जो लोग बात करते हैं कि जी ये साइड इफ़ेक्ट हो गया, 4000 केसेस अमेरिका में आ गए साइड इफ़ेक्ट्स के, तो उनको ये भी देखना चाहिए कि अमेरिका के अंदर तकरीबन 300 मिलियन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो 300 मिलियन में अगर 4000 लोगों को थोड़ा सी वो उनको बुखार हो जाता है, कोई प्रॉब्लम और हो जाता है, तो ये बड़ी इसकी सक्सेस है वैक्सीन्स की कि एक नई वैक्सीन्स आई हैं, मुख्तलिफ तरह की वैक्सीन है, इसके बावजूद उनके साइड इफ़ेक्ट्स इतने सीरियस आज तक, इस वक्त तक हमारे पास नहीं है। ठीक है डॉक्टर राना, बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में हमसे बात की। आगे बढ़ते हैं। मानसून की बारिश की तबाहकारियां जारी हैं। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक हो गए, मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, पानी घरों में दाखिल हो गया। नदी नालों में तुग़यानी, सैलाब के बायस शिगाफ पड़ने का सिलसिला भी जारी है। जिला पशीन बोस्तान कलीरेगी में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। गाज नदी में 4 अफराद फंस गए, जिनकी तलाश का अमल अभी तक जारी है। दादू शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। दादू कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में बदस्तूर बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, गाज नदी में मुसलसल इजाफा, सैलाबी रेला आबादी के इलाकों में दाखिल हो गया। गोरख हिल स्टेशन समेत काछू के दीगर इलाकों के रास्ते मुनक़ता हो गए। और पंचकोर में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कोहलू
कुल्लू में नदी नालों में तुगयानी, झलमक्सी में कच्चे मकानात बह गए। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में तेज बारिश से राजनपुर के नदी नाले भिपर गए। झलमक्सी में गंधावा के सगड़ी पुल पर शगाफ पड़ने से देहात का रास्ता मुनक़ता हो गया। सिंध के नौशहरों फिरोज और पंजाब के चिन्योट में भी बारिश के बायस गली मोहल्ले और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मवासलाती निज़ाम दरहम भरम हो गया। महंगी गाड़ी पर फैंसी नंबर प्लेट लगाने से क्यों रोका? इस्लामाबाद में खातून कानून शिकनी से रुकने पर आपे से बाहर हो गईं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने खातून से फैंसी नंबर प्लेट पर सवाल किया। दस्तावेजात लेकर नंबर प्लेट उतारी तो बरस पड़ी। खातून की तरफ कलामी की वीडियो वायरल हो गई। आप मुझे टच मत करना, आप गलत कर रही हैं। हेलो, लाइसेंस पीछे कर, जेब भिजवा। आप करें क्या करेंगे? आप गलत कर रही हैं। पैसे का नशा और तकब्बुर, गलती और ऊपर से सीना जोरी। इस्लामाबाद में खातून ट्रैफिक पुलिस एहलकार से उलझ पड़ी। एहलकार ने मर्सिडीज में सवार खातून को रोककर फैंसी नंबर प्लेट पर सवाल किया। चालान के लिए दस्तावेजात तलब की। दस्तावेजात लेने के बाद ट्रैफिक एहलकार ने नंबर प्लेट उतार दी। नंबर प्लेट उतारने पर खातून गुस्से में आकर गाड़ी से बाहर निकलकर तैश में आ गई। एहलकार ने नंबर प्लेट उतारने पर सवाल किया। खातून ने वीडियो बनाने पर एहलकार से मोबाइल भी छीनकर गिरा दिया। मुझे टच मत करना, आप गलत कर रही हैं। हेलो, लाइसेंस पीछे कर, जेब भिजवा। आप करें क्या करेंगे? आप गलत कर रही हैं। एसएसपी ट्रैफिक का मौक़िफ़ है कि मामले पर तहकीकात की जाए। और अब बात करेंगे अफगानिस्तान के मामले पर। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगान सदर अशरफ गनी के पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। वस्ती और जनूबी एशियाई राब्ता कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि अफगानिस्तान की सूरत हाल का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना शदीद नाइंसाफ़ी है। The influx of over 10,000 jihadi fighters from Pakistan and other places in the last month, as well as support from their affiliates in the transnational terrorist organization. President Ashraf Ghani mentioned Pakistan's negative role in this conflict going on in Afghanistan. To blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel is extremely unfair. And I feel really disappointed that we have been blamed for what is going on in Afghanistan. Let me just say that the country that is going to be most affected by turmoil in Afghanistan is Pakistan. I can assure you that no country has tried harder to get Taliban on the dialogue table than Pakistan. When there were 150,000 troops, NATO troops in Afghanistan, the greatest military machine, that was the time to ask the Taliban to come on the table. Why were the Taliban going to compromise when the exit date was given? And there were only a few thousand American troops left. Why would they listen to us when they are sensing victory?